जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्मार्ट स्टडी का 5 बेस्ट तरीके। मतलब आज इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि स्मार्ट स्टडी करने का 5 तरीके क्या है। क्योंकि कहा जाता है कि डर के आगे जीत है, लेकिन ध्यान रहे डरना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम से अगर डर नहीं लगेगा तो फिर आप जितना चाह रहे हैं उतना नंबर नहीं ला सकते हैं। तो वही हम आज इस वीडियो में समझाना चाहते हैं कि स्मार्ट स्टडी करने का 5 तरीका क्या है। देखिए, स्मार्ट तरीके क्या होता है और नॉर्मल तरीके क्या है। नॉर्मल तरीके कि आप जिस प्रकार से डेली क्लास आ रहे हैं, बस्ता लेकर के, मतलब कॉपी किताब बुक या बैग लेकर के आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में और चले जा रहे हैं, यह एक नॉर्मल तरीके का आपका स्टडी हुआ। रही बात स्मार्ट तरीके का, तो इसमें क्या होता है, टाइम टेबल होता है, स्लॉट होता है, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, पीडीएफ क्या होता है, मॉडल पेपर क्या होता है, क्वेश्चन बैंक क्या होता है, कब हमें क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए, कब मॉडल पेपर पढ़ना चाहिए, कब राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, या फिर कब हम सभी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को याद करें। इस प्रकार के अगर हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से अगर हम सभी को स्टडी करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इसे हम स्मार्ट स्टडी कह सकते हैं। या फिर टाइम टेबल पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं या स्लॉट बनाकर के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो नॉर्मल बच्चे से कुछ ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं बहुत ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं, और उसी को हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला नंबर स्मार्ट स्टडी का रूल क्या है, नियम क्या है, या फिर पहला नंबर पॉइंट क्या है जो स्मार्ट स्टडी का व्यू से हम लोग देखने जा रहे हैं। स्मार्ट स्टडी का पॉइंट नंबर 1, स्मार्ट स्टडी में पहला नंबर जो आपका पॉइंट है वो है टाइम टेबल। ठीक है, और उसके बाद क्या है, स्लॉट बना करके पढ़ना। मतलब टाइम टेबल का अर्थ क्या हुआ, या फिर यहाँ पे मतलब क्या निकल करके आ रहा है, या फिर स्लॉट बना करके पढ़ना, इसका मतलब क्या निकल करके आ रहा है वो समझिए। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल देखिए। अगर सुबह में आप 8 बजे से लेकर के 8 बजे से 9 बजे तक आप मैथ पढ़ रहे हैं, 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैथ्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद 30 मिनट का आप ब्रेक ले लिए। ठीक है, 30 मिनट का आप क्या कर लिए, आप रेस्ट कर लिए। उसके बाद फिर से आप 9:30 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट किए, हिंदी पढ़ने लगे। उसके बाद फिर से 1 घंटे के बाद या फिर 1.5 घंटे के बाद फिर से दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगे। मतलब ये समझिए कि टाइम टेबल का मतलब यह है कि रूटीन बना लिए कि हमें इतना टाइम से इतना टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, उसे हम टाइम टेबल कहते हैं। अब रही बात स्लॉट के, तो स्लॉट में किस प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं वो समझिए। तो देखिए स्लॉट में क्या, यहाँ पे समझिए, स्लॉट को समझा रहे हैं। तो स्लॉट क्या, आप इस प्रकार से बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, 4 बॉक्स बना लिए। ठीक है, 4 बॉक्स बना दिए। अब स्लॉट का मतलब हुआ कि दिन में हमें 4 बार पढ़ना है, पूरे 24 घंटे में 4 बार हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें टाइम टेबल फिक्स नहीं है। ठीक है, इतना जान रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, मतलब पूरे 24 घंटे में हमें 4 बार पढ़ने के लिए बैठना है। और उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आपके रुचि के आधार पर हो, जो सब्जेक्ट में आपका नंबर कम नंबर आ रहा है, या फिर जो हमको हार्ड लग रहा है, उसको ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसमें मैथ पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैथ्स पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, फिर एसएसटी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद किसी में डबल सब्जेक्ट कर लेंगे, संस्कृत भी कर लेंगे, है कि नहीं, फिर उसके बाद हिंदी के साथ इंग्लिश भी कर लेंगे। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट, 3 और 2 5 सब्जेक्ट, और यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हो गया। सब में टाइमिंग रख देंगे, 2-2 घंटा हमें पढ़ना है। कितना, 2-2 घंटे हमें पढ़ना है। मतलब कि 24 घंटे में टोटल हमें 8 घंटे पढ़ने हैं। टाइम फिक्स नहीं है, टाइम टेबल फिक्स नहीं है, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूरे 24 घंटे में 4 बार पढ़ने के लिए बैठना है। इसको हम स्लॉट कहते हैं। ठीक है, स्लॉट 1, जैसे मान ली कि मॉर्निंग में उठे और फ्रेश वगैरह होकर के हम 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट किए, 8 बजे से स्टार्ट किया और 10 बजे तक पढ़े, मतलब पहला स्लॉट हमें पूरा हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हम मैथ ही पढ़े, कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट के बाद फिर से हम 2 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठ गए। उसके बाद फिर से 2 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठ गए। उसी प्रकार से 24 घंटे में 4 बार आपको पढ़ने के लिए बैठना है, और हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसे हम स्लॉट बना करके पढ़ने के लिए कहते हैं। इससे क्या होता है, टाइम टेबल और स्लॉट बना करके पढ़ने से क्या होता है, नॉर्मल बच्चे से आपको नंबर बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, ये हुआ आपका स्मार्ट तरीके का पहला नंबर पॉइंट। अब देखते हैं स्मार्ट स्टडी का दूसरा नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट आपका यह है कि खुद का मूल्यांकन करके हर विषय में समय देना। मतलब खुद से मूल्यांकन करना है। तो आपको किस प्रकार से, यानी कि 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, तो आपको उतना तो जरूर समझ में आ रहा कि हमें जितना भी विषय पढ़ना है, ठीक है, 10th क्लास में आपको जितना भी विषय पढ़ना है, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, और फिर उसके बाद अंग्रेजी हो गया। तो इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए तो खुद से मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो आप इस प्रकार से समझिए। आपको आप बैठ करके आकलन करना होगा और सोचना होगा कि हमें सबसे अच्छे तरीके से कौन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा है।
ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि मैथ, अगर 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो मैथ बार बार हम मैथ के इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि मैथ में यानी कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करना होना चाहिए, क्योंकि ये मैथ समझ लीजिए कि एग्जाम का मेन माथा होता है, ठीक ना, इसलिए मैथ की हम बार बार बात करें, ठीक है। अब यहाँ समझिए, मैथ अगर आपको लगता है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है बनाने के लिए और बहुत अच्छा नंबर आ सकता है, बाकी रहा संस्कृत, ठीक है, देखिए संस्कृत, अब इसमें आपका अगर लगता है कि कम नंबर आ सकता है, संस्कृत अगर इसमें लगता है कि कम नंबर आएगा या फिर हमें इसको समझने में कठिनाई होता है, तो इसमें थोड़ा सा आप ज्यादा मेहनत कीजिए, इस पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन बैंक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और फिर मॉडल सेट है, इस पे थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए। इसके अलावा, ठीक है, मैथ्स के अलावा इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद उसी तरीके से साइंस और सोशल साइंस में आकलन किया जाए तो साइंस में साइंस सब्जेक्ट में, साइंस में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो तीनों में कौन से बुक आपको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं, कौन से बुक को पढ़ने में या फिर क्वेश्चन को आंसर लिखने में आपको दिक्कत होता है, उसको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कीजिए। ये होता है खुद का मूल्यांकन और हर एक विषय पर समय देना, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि जो सब्जेक्ट हमको बहुत अच्छा लगता है उस पर पूरा 2 घंटा, 2.5 घंटा, पौने 3 घंटा दे रहे हैं, ठीक है, और जो हमारा सब्जेक्ट बहुत वीक है, कमजोर है और हम उसमें क्वेश्चन सही से आंसर नहीं लिख पाते हैं और उस पे बस हाँ मेरा कमजोर है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता है, उसी पे ज्यादा ध्यान देना, उसी को स्मार्ट तरीका कहते हैं, उसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आ रहा है उस पे खूब पढ़े जा रहे हैं, जो नहीं आ रहा उसमें बिल्कुल मेहनतें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपको पता चलेगा दिसंबर महीने में कि आप टेंशन से भरे हुए समस्या को लेकर के बैठे हुए कि हमको ये सब्जेक्ट कमजोर है, इसमें हम क्या करें, कैसे नंबर आ सकता है, हमको तो लगा कि सब्जेक्ट में फेल आ जाएंगे। इसलिए अभी आपका समय है, ठीक है, आप अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, स्मार्ट तरीके से, अच्छे तरीके से मेहनत करके आप हर एक सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं स्मार्ट स्टडी का तीसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर जो आपका पॉइंट है वो है पॉइंट रिवीजन का बेस्ट तरीका। मतलब रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है स्मार्ट स्टडी के व्यू से, स्मार्ट तरीके से पढ़ने का व्यू से हमें रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अगर रिवीजन करने के लिए आप शुरुआत कर दिए, अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, तो इस समय से अगर आप स्मार्ट तरीके से जो स्टडी कर रहे हैं उसमें रिवीजन का तरीका क्या है, आप पहले से जो नोट्स तैयार किए हैं उसे आप बार बार देखिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब रिवीजन करने के लिए बैठे तो फिर से एनसीईआरटी के बुक के लिए और फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, वो बेस्ट तरीका नहीं है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी का वो बेस्ट तरीका नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आपको जो टॉपिक सबसे हार्ड लग रहा है उसी टॉपिक को आप ज्यादा पढ़िए, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप हिंदी पढ़ने के लिए बैठे हैं, ठीक है, हिंदी पढ़ने के लिए बैठे हैं। अब हिंदी में आपका गोधुली एक बुक पढ़ने के लिए है, गोधुली, ठीक है। अब गोधुली में आपको 12 कहानियां हैं और 12 कविता है, ठीक है। तो जो आपको जैसे कि इजी लग रहा है, जैसे लग रहा है कि 20 के दांत हम अच्छे तरीके से बना लेते हैं, मछली कहानी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप अच्छे तरीके से समझिए मछली कहानी के बाद बहादुर वाला जो कहानी है वो भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन आप ये समझिए कहानी में एक अभिनय है, अभिनय, ठीक है। तो अभिनय कहानी को आपको समझने में, क्वेश्चन आंसर लिखने में काफी ज्यादा परेशानी होता है, तो आप ये समझिए अभिनय जो कहानी उसको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा मेहनत करेंगे, ठीक है। हो सके तो उसको स्पेशल टाइम देकर के 3 बार पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभिनय कहानी का क्वेश्चन आंसर लिखने में हमको तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, यानी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आप हर एक सब्जेक्ट में देखिए कि जो आपका टॉपिक हार्ड लग रहा है ना, उसी टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे तरीके से और ज्यादा समय दे करके पढ़े, उसी को हम रिवीजन का बेस्ट तरीका कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस डायरेक्ट स्टार्ट किए हिंदी और फिर से शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो पता चला कि जो इजी था वो पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते आपको क्या हुआ कि जहां पे हार्ड लगा था वहां पे मन भी आपका उब गया, आप फिर लगा कि हाँ हम बहुत देरी से पढ़ रहे हैं और वहां पे छोड़ दीजिए, फिर तो ये हार्ड का हार्ड ही रह गया, फिर तो इसमें आपको ना समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इतना आकलन कीजिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें कौन सा टॉपिक ज्यादा हार्ड लग रहा है, उसी टॉपिक को पढ़े, ठीक है। और बाकी रहा आपको समझने के लिए, तो आपके पास अगर कहीं से पीडीएफ मटेरियल है तो उसे भी पढ़ करके रिवीजन कर सकते हो, उसको भी बेस्ट तरीका ही कहेंगे। तो आप अगर हमें यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, तो हम आपको टेलीग्राम पे ऑनलाइन B2 क्लास, ऑनलाइन B2 क्लास इसको सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे और इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। इसमें आपको पीडीएफ सेंड कर दिया गया है और पीडीएफ हर एक सब्जेक्ट का सेंड कर देता है, उसे भी आप स्टडी करके आप स्मार्ट रिवीजन कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ वहां पे सेंड कर दिया गया है, ठीक है, अपलोड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप स्मार्ट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन का बेस्ट तरीका है। तो समझ गए हर एक सब्जेक्ट में, हम हिंदी एक एग्जाम्पल लेकर के बताएं, उसी प्रकार से संस्कृत में अगर आपको लगता है कि मंगलम पाठ काफी हमको ईजी लग रहा है तो उसको थोड़ा सा कम समय दीजिए, और आपको लगता है कि आलस्य कथा हमको काफी ज्यादा मतलब समझने की जरूरत है तो उस कहानी को फिर से समझिए, आप लेक्चर को देख लीजिए, वीडियो को देख लीजिए और अच्छे तरीके से उसको समझिए, या फिर जिस प्रकार से जहां पे आप पढ़ रहे हैं, जिस टीचर के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनसे आप कहिए समझाने के लिए, या फिर समझ लीजिए उनसे, या फिर ऑनलाइन में B2 क्लास पे आपको टॉपिक अपलोड है वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब देखते हैं स्मार्ट स्टडी का पॉइंट नंबर 4 और 5, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना,
ठीक है। यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना कि हमें कितना नंबर लाना है, कितना नंबर हम ला सकते हैं, या कितना मेहनत करने पर हमें कितना नंबर आएगा। अब समझेंगे कैसे कि एग्जाम यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस प्रकार से पढ़ें। तो देखिए, जो स्टूडेंट को टॉपर बनने के लिए होता है, ठीक है, उनको पता होता है या उनको पता होना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितना अंक पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आप अच्छे तरीके से समझिए कि आप ये देखिए, यहाँ पे अगर कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे कि मैथ ले रहे हैं, तो मैथ में आपका पहला चैप्टर आता है रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में आपको मालूम होना चाहिए कि हमें मैथ में चैप्टर नंबर 1 से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से पढ़े। ऐसा नहीं कि पता हो कि 3 नंबर के एक चैप्टर से पूछा जाता है। मान लीजिए कोई चैप्टर है मैथ में और उसमें 3 नंबर से पूछा जाता है और आप उस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कीजिएगा तो उसी सब्जेक्ट से ढेर मारी नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि एग्जाम ऑफ व्यू से पढ़ने का मेन यही मकसद होता है कि आप उसी टॉपिक को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। अगर मान लिया क्या जाए, यानी कि मैथ में आपको रियल नंबर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़िए, इसको आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे एक चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 को पढ़िएगा और 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मैथ में आप देखिए कि और कौन सा वैसा टॉपिक है जिसमें हम कम समय देकर के ज्यादा नंबर ला सकते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 को देख लीजिए, है कि नहीं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 को देख लीजिए, चैप्टर नंबर 9 को देख लीजिए। आप अच्छे तरीके से आपको आकलन करना होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा। सिर्फ मैथ में बता, इसी प्रकार से आप हिंदी में देखिए कि हिंदी में हमें कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो समझ लीजिए। तो उसके बाद व्याकरण में आता है निबंध लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए, तो जो आपको पूछा जाता है उसको ज्यादा रिवीजन कीजिए, उसको ज्यादा आप अच्छे तरीके से बनाइए, उसे ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। उसी को कहते हैं एग्जाम ऑफ यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। ठीक है, तो वो समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब इसको समझने के लिए हम 5वां नंबर पॉइंट लेकर के आए, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए, 5वां नंबर पॉइंट है आंसर राइटिंग। मतलब अब आंसर को लिखना है, क्योंकि आप कितना तेज है, आप कितना पढ़ने में अच्छे हैं, वो तो किसी स्टूडेंट को बैठा करके बिहार बोर्ड को नहीं पूछ सकता कि हाँ बताओ कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, ऐसा तो नहीं पूछ सकता। भीमराव अम्बेडकर कौन से कहानी को लिखे थे, ऐसा तो नहीं पूछा जा सकता। आपको वहां क्वेश्चन रहेगा कि बहादुर क्यों अपने घर से भाग गया था, नीचे इसका आंसर लिखने के लिए होगा। तो आपका हेड राइटिंग सही होना चाहिए, राइटिंग पे ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि आपको लिखने तो अच्छे तरीके से आ सकता है, मतलब समझ तो गए क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से माने कि याद है, लेकिन आपको लिखने में राइटिंग इतना गंदा है कि हो सकता है कि आप सही लिखे फिर भी वहां टीचर को समझ में ना आए, जिसके कारण से आपका मार्क्स कट जाएगा। तो आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, ये हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बैंक को खरीद करके आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन बैंक क्यों? क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 2 से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 2011, 12, 13, 14, 15 उसी प्रकार से 24 तक में पहला लेसन से कितने कितने अंक का क्वेश्चन पूछा गया। अगर सपोज कीजिए अच्छे तरीके से आप आकलन कर लिए तो पहला लेसन से आप देख रहे हैं कि हर एक साल 8 नंबर 9 नंबर 8 नंबर 9 नंबर अगर पूछ रहा है, किसी किसी साल में 10 नंबर के पूछ रहा है, मतलब आपको इतना स्टडी करना होगा एक लेसन के ताकि 10 नंबर आपको आ जाए। इसके लिए क्वेश्चन बैंक, अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेबस अब 60% से एबव खत्म हो चुका है, जिस जगह पे पढ़ रहे हैं, जिस माध्यम से पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस अगर 60% से ऊपर खत्म हो चुका है हर एक सब्जेक्ट में, तो आप मॉडल सेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, मॉडल सेट लगा सकते हैं। मॉडल सेट आप जाकर के मार्केट से खरीद सकते हैं और वहां पे मॉडल पेपर आप बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें आप मॉडल सेट बनाइएगा उसमें आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, ये सब नहीं होना चाहिए। मॉडल सेट बनाते समय आपके पास पेन, पेंसिल और उसके बाद कॉपी और मॉडल सेट का बुक होना चाहिए, और ठान लेना है कि हमें आंसर नहीं देखना और बनाना है, और इसको बनाते रहना। उससे आपको क्या पता चलेगा कि हम कितना मॉडल सेट को अच्छे तरीके से कवर कर पा रहे हैं। ठीक ना, और देख बनाने के बाद आप आंसर मैच कर लीजिएगा कितना क्वेश्चन बना, और इसको बनाते रहना। ठीक ना, और देखते रहना कि कहां पे कौन से टॉपिक में हमें समझ में नहीं आ रहा, और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और उसी को जाकर के हम पढ़ेंगे, उसी को तो स्मार्ट तरीका कहते हैं, स्मार्ट स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मेहनत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते जाइए। ठीक है, तो मॉडल सेट भी समझ गए, क्वेश्चन बैंक भी समझ गए, आंसर राइटिंग के बारे में समझा दिया और यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया। ठीक है, तो आप इसे स्मार्ट स्टडी का बेस्ट 5 तरीका कर सकते हैं और इसे अपना करके आप नॉर्मल बच्चे से काफी ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड में टॉपर स्टूडेंट इसी प्रकार से मेहनत करते हैं। देखिए, 2013 से हम पढ़ा रहे हैं और हमें 2013 से लेकर के 24 तक में जितना भी हमें अनुभव है, हर एक साल अपने विद्यार्थियों को इसी प्रकार के तरीका को अपनाने के लिए बताते हैं, तभी जाकर के वो अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। तो आई होप कि हमारी बातों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अपने दिनचर्या में आप लागू कीजिएगा। ठीक है, फॉलो कीजिएगा। और एक बात और समझिए, अपने दिनचर्या किसी दूसरे के दिनचर्या से आप मैच नहीं, माने कि मैच नहीं करता, इसलिए दूसरे के बनाए हुए रूटीन अपने बनाए हुए रूटीन को मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका पढ़ने का तरीका या फिर समय अलग होगा, आपका पढ़ने का तरीका और समय अलग होगा। कोई रात में ज्यादा पढ़ता है, कोई दिन में ज्यादा पढ़ता है, कोई दोपहर में ज्यादा पढ़ता है, कोई शाम में ज्यादा पढ़ता है। ठीक है, तो किसी के रूटीन से देख करके
करके आप यानी कि मैच करके आप कॉपी करके उतार नहीं लेना कि हाँ वो 8 बजे से पढ़ता है, हम भी लिख लेते हैं कि 8 बजे से पढ़ते हैं। आपका दिनचर्या अलग होगा, उसका दिनचर्या अलग होगा, हर एक स्टूडेंट का दिनचर्या अलग होगा, ठीक है। तो आप अपने तरीके से टाइम टेबल रूटीन को बनाइएगा और स्मार्ट तरीके के जो 5 पॉइंट बताए हैं उसको आप आज से ही फॉलो कीजिए। और आप देखिएगा जब आपका रिजल्ट आएगा तो इस वीडियो के नीचे आकर के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आकर के फिर से यानी कि कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हम ये पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझे और इस नियम को फॉलो किए तो हमें नंबर ज्यादा आया। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से मेरी सभी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे, अच्छे तरीके से समझिएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाए या फिर लाइव स्ट्रीम में आ जाए तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।